सकता है थ्योरी। This section authorizes deduction of certain specific expenses. ओके, तो कौन से एक्सपेंसेस डिडक्ट होंगे और उनका कंडीशंस क्या है वो आपको पढ़ना है। ओके, नंबर 1, इंश्योरेंस प्रीमियम। So we say insurance premium. Premium is a singular form. Premium is plural form. तो कौन सी चीज का इंश्योरेंस प्रीमियम? इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टोर्स। ओके, बट इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस अंडरटेकन फॉर एनी अदर पर्पस नॉट अलाउेबल। मतलब सिंपल है, यहाँ पे कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ होगा? द इंश्योरेंस विच इज टेकन फॉर स्टॉक्स और स्पेयर्स। हमारी इन्वेंट्री के लिए अगर हमने इंश्योरेंस लिया है, ओके, उसमें क्या क्या कवर्ड है अगेंस्ट द रिस्क, डैमेज और डिस्ट्रक्शन। चलो, नंबर 2, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय अ फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, तो उनके लिए स्टॉक क्या होता है? व्हाट इज द स्टॉक फॉर देम? तो ऑन द लाइफ ऑफ द कैटल ओन्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उन लोगों ने कैटल इंश्योरेंस लिया है, दैट विल आल्सो बी अलाउड एज अ डिडक्शन। कैटल इंश्योरेंस, ओके, कौन पे करेगा? मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इज प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस है, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। कौन सा है? हेल्थ इंश्योरेंस। वी से मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, और उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए? बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश। यू आर सपोज टू मेक पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल्स। उसमें कुछ और कंडीशंस हैं। चलो, ये स्कीम फ्रेम्ड बाय ना, कौन सी स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या प्रीमियम पे करना है? A scheme which is framed by GIC, General Insurance Corporation, or any other insurer and approved by IRDA. IRDA का अप्रूवल नेसेसरी है। ऐसा ये जो GIC है ना, उसको अलग अलग सब्सिडरीज में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जैसा GIC होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसको अलग अलग सब्सिडरीज में डिवाइड कर दिया गया है। आप नाम सुनोगे, ओरिएंटल इंश्योरेंस है ना, नेशनल इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया है। ये सब अश्योरेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस सर्विसेज देती हैं। तो जनरल इंश्योरेंस का बेसिक पर्पस क्या होता है? वो अदर देन लाइफ, इसका इंश्योरेंस लेते हैं वो अदर देन लाइफ, और वी कैन से नॉन लाइफ इंश्योरेंस GIC में होता है, ओके, और लाइफ इंश्योरेंस LIC में होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? इसकी। बोनस एंड कमीशन, एनी अमाउंट ऑफ बोनस और कमीशन पेड टू द एम्प्लॉइज। इसमें कंडीशन लिखा है, बट इट शुड नॉट बी पेएबल टू देम एज प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स। इट इज अ प्रोविजन intended to safeguard against a private company or an association escaping tax by distributing a part of its profit by way of bonus. कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एसोसिएशन अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए अपना प्रॉफिट एज बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ऐसा नहीं चलेगा। मतलब आप बोनस पे करो वो एक बात है, और अगर आपका इंटेंशन आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करने का है तो ये बोनस आपका नॉन डिडक्टेबल हो जाएगा। दिस वुड बी नॉन डिडक्टेबल।
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगेन इंटरेस्ट के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था, है ना। हमने जो 30 to 35 पढ़ा उसमें कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था। दैट इज व्हाई दे हैव इंक्लूडेड इन सेक्शन 36। ओके, कैपिटल कौन से पर्पस के लिए बोरो होना चाहिए? बिजनेस और प्रोफेशन। आपको लिखना हो तो आप अपने मॉड्यूल में लिख सकते हो मेरे साथ साथ। ओके, इसका पर्पस क्या क्या हो सकता है? टू अक्वायर अ कैपिटल एसेट और टू पे ऑफ अ ट्रेडिंग डेट। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बहुत वाइड टर्म है, तो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस में बहुत सारी चीजें आती है ना। असेट अक्वायर करना या वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। ओके, अब अगर आपने कैपिटल असेट के लिए लोन लिया है तो आपको इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का ध्यान रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। क्या था? बोरोइंग कॉस्ट। what it implied or what was it trying to say? बोरोइंग कॉस्ट में क्या लिखा हुआ था कि अगर आपने कोई भी क्वालिफाइंग एसेट परचेज किया है which takes substantial period of time for its intended completion, तो आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होगा, है ना, जब तक कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होता है तब तक का जो भी इंटरेस्ट है उसको हम क्या करते थे? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होगा? इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। इट वुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, मतलब ये आपकी असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपका असेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, एंड यू विल बी एबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन। वो इंटरेस्ट आप एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते हो, उस इंटरेस्ट को क्या करना है? असेट की कॉस्ट में ऐड करना है। बट पोस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद का जो इंटरेस्ट है that would be straight away transferred to P&L। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? P&L। अगर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन है तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज फॉर अ कैपिटल एसेट, और उसमें भी वो क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। सिर्फ कैपिटल एसेट हो गया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। इट शुड बी अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट वी ऑलरेडी नो इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स इंटेंडेड कंप्लीशन। मतलब ये जब तक पुट टू यूज नहीं होता है ना, सेक्शन 32 में देखा था हम लोगों ने, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होगा तब तक का जो भी एक्सपेंडिचर है वो आपको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इस एसेट को अक्वायर करने के लिए आपने जो भी लोन लिया है उस लोन का इंटरेस्ट भी आपको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। वंस द एसेट इज पुट टू यूज, उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट होगा इसको बोला जाता है पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट। इट विल बी स्ट्रेट अवे ट्रांसफर्ड टू P&L। यही सब इसमें लिखा हुआ है। अब जहां पे आपका बोरोइंग जेन्युइन है, आपने सही मायने में बिजनेस पर्पस के लिए ही या प्रोफेशनल पर्पस के लिए ही लोन लिया है, तो जस्ट बिकॉज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर will not make it ineligible to deduct। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रेट 12% है, आपने 24% पे किया है तो हम आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। ओके, इट विल बी अलाउड बट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ सेक्शन 40 कैपिटल ए। ओके, तो मैं आपको तब पढ़ाऊंगा, तब डिटेल में बताऊंगा। बट सेक्शन 40 ए में क्या है कि अगर आपने अपने रिलेटिव के पास से लोन लिया है, ओके, और आपने उसको exceptionally higher amount पे किया है इंटरेस्ट का, okay, then in that case the income tax department may not allow you। आपने unreasonable amount पे किया है, बट नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट के हायर होने की वजह से हो सकता है कि मेरा सिविल रिकॉर्ड अच्छा ना हो, ओके, और मुझे बैंक लोन देने के लिए रेडी नहीं है, तो मैंने कुछ भी करके लोन लिया तो बैंक बोलेगा कि लोन मिलेगा, बट आपका सिविल रिकॉर्ड अच्छा ना होने की वजह से
आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, पॉसिबल है। चलो, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, पहले ये समझते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है। ओके, आपको एक बॉन्ड इशू किया जाता है लाइक अ डिबेंचर, पर डिबेंचर पे या कोई भी नॉर्मल बॉन्ड होता है उस पे एवरी रेगुलर इंटरवल पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है ना, यू आर गिवन इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पे बोला है जीरो कूपन, कूपन का मतलब पढ़ेंगे जीरो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं, ऐसे वाले बॉन्ड है। तो ऐसे आपको अगर ऐसा कोई बोलेगा कि आपको बॉन्ड खरीदने हैं, कुछ टाइम के बाद आपको पैसे वापस मिल जाएंगे पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, देन नोबडी वुड परचेज। इसीलिए जो भी इश्यूअर है, बॉन्ड इश्यूअर, वो क्या कहता है, हम आपको 1000 रुपए का बॉन्ड, चलो 10,000 रुपए कर देते हैं, 10,000 रुपए का बॉन्ड 9,000 में दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट पे दे रहे हैं, और ये पैसा 2 साल के अंदर अंदर आपको वापस मिल जाएगा। यू विल बी गिवन द मनी बैक विद इन 2 years। बोले कितना मिलेगा, बोले हम आपसे लेंगे 9,000 रुपए और आपको देंगे वापस 2,000, सॉरी 10,000। यू विल टेक 9,000 बट वी विल गिव 10,000। तो आपको एज सच तो ऐसा बोला गया है कि इंटरेस्ट नहीं है, पर इन एनी वे यू आर गेटिंग अ हायर अमाउंट, मतलब आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है, 1,000 रुपीज। कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 साल के लिए, तो इट वुड बी डिवाइडेड बाय 2 पर एनम। आपको 500 रुपए मिला तो आप रिसीवर हो, आपके लिए इनकम है। जो बॉन्ड इश्यूअर है उसके लिए यही अमाउंट एक्सपेंस होगा। ठीक है, ये वही सी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस हैविंग रिगार्ड टू द पीरियड ऑफ लाइफ। पीरियड ऑफ लाइफ कितना है, 2 years, उसको प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, हमने नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स। नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय डिफरेंट फंड्स में कंट्रीब्यूट करता है। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड है ना, ग्रेजुएटी फंड। तो ये एम्प्लॉयर का क्या होगा, जो बिजनेस कर रहा है उसका एक्सपेंस है, तो इट वुड ऑल्सो बी अलाउड, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। The fund should be settled upon a trust. Okay, the amount contributed should be periodic payment and not an ad hoc payment. Ad hoc मतलब लमसम नहीं होना चाहिए। मैं सिखाता हूँ इसमें क्यों ऐसा वर्ड लिखा हुआ है। And it should be for exclusive benefit of employees. इसमें से एम्प्लॉयर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। The entire benefit should go to the employees. ये पीरियडिक पेमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपका अप्रैल मंथ का सैलरी है, से फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी से एम्प्लॉयर ने 1,500 रुपए पीएफ का काट लिया, प्रोविडेंट फंड, बराबर। अब इक्वल अमाउंट, दैट इज मैचिंग अमाउंट, वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। तो 1,500 आपकी सैलरी में से 1,500 उसका खुद का कंट्रीब्यूशन, टोटल हो गया 3,000 रुपए। दिस अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड before fifteenth of following month। मतलब अप्रैल का सैलरी है तो 15 मई तक आपको उसको डिपॉजिट कर देना है। मई का होगा तो 15 जून तक आपको गवर्नमेंट के पास इसको डिपॉजिट कर देना है, या आपने इसके लिए जो स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया होगा उसमें ये पैसा आपको डालना पड़ेगा।
तो ये मंथली है, पीरियडिक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको जब मन हुआ आपने एड ऑफ पेमेंट कर दिया 2-3 महीने का एक साथ, फिर वापस 2-3 महीने का एक साथ, ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड बी अ पीरियडिक पेमेंट। अगर एक दिन भी डिले हुआ ना तो आपको पेनल्टी लगेगी वो अलग से, और आपने ये अमाउंट पे तो किया है एम्प्लॉइज को, या एम्प्लॉइज के बिहाफ पे आपने किसी को कंट्रीब्यूट तो किया है, आपका एक्सपेंस भी है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मना बोल देगा कि इस साल आपको ये एक्सपेंस क्लेम करना अलाउड नहीं होगा क्योंकि आपने डिले किया है। यू पेड बट ऑन अ डिलेड बेसिस, तो नहीं चलेगा। थोड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं दैट यू विल स्टडी, है ना। आप जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे ना तो आप लिंक कर पाओगे कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ क्या रिलेशन है ना। चलो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम, ये था प्रोविडेंट फंड और अदर फंड, मतलब प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुइटी फंड। अभी दूसरा कौन सा है, पेंशन फंड। कौन सा सेक्शन है, 80CCD। ये ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए होता है। This section provides that employer's contribution to the account of an employee under a pension scheme, इसको NPS कहा जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम, as referred to in section 80CCD would be allowed as a deduction। अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के अकाउंट में पेंशन फंड में पैसा जमा करवाता है तो वो एम्प्लॉयर का एक्सपेंस होगा, he or she would be able to claim, बट उसका डिडक्शन कितना होगा, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। ओके, और इसमें सैलरी का मतलब क्या होगा, ओनली बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट, but excludes all other allowances and perquisites। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये जो लास्ट सेक्शन पढ़ा था उसके बेसिस पे है। एक्स लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ बेसिक सैलरी बोला है, ध्यान रखना। अलाउड कितना था, 10%, बट 10% किसका, सैलरी का, बेसिक सैलरी का नहीं था। Okay, to the account of each employee under a pension scheme referred to in this section. Dearness allowance is 40% of basic salary and it forms part of pay। Forms part of pay का मतलब क्या होगा, forming part। चलो, अगर हमारा बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए है तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया होगा, 20%। तो 10 लाख का 20% मतलब कंट्रीब्यूशन है 2 लाख रुपए। और अलाउड कितना होगा, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या, बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। बेसिक सैलरी है 10 लाख रुपए, DA 40% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो इसका 40% 4 लाख हो गया, टोटल सैलरी हो गया 14 लाख, और इसका 10% अलाउ होगा माने 140। तो कितना अलाउ नहीं होगा, 60,000 would not be allowed even though employer has paid 2 lakh, actually paid 2 lakh for the employee, but income tax department कितना डिडक्शन अलाउ करेगा, 1,40,000। remaining 60,000 would be not allowed as deduction। आप उसका एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। okay? दूसरा है वेलफेयर फंड। ये भी कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर। किसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉई, बट ये तभी अलाउ होगा अगर वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट पे हो जाए।
इसमें लेबर वेलफेयर फंड आता है, इसका पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, पर इस फंड का पूरा नाम क्या होता है? लेबर वेलफेयर फंड। ये एवरी क्वार्टर या एवरी हाफ ईयर पे करने का होता है, मुझे एग्जैक्ट इसका देखना पड़ेगा, बट एवरी क्वार्टर और एवरी हाफ ईयर यू आर सपोज टू कंट्रीब्यूट सम अमाउंट टू द लेबर वेलफेयर फंड। बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है ना? कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होता है, बट स्टिल you are supposed to contribute to the labor fund before a certain date, तो ही आपको एक्सपेंस अलाउ होगा। अलाउंस फॉर एनिमल्स, certain clauses grant an allowance in respect of animals which have died or become permanently useless। गाय अगर दूध देना बंद कर देगी तो उसका कोई काम नहीं है, it has become useless. The amount of the allowance is difference between the actual cost of the animal and the price realized on the sale of animals. आपको कितना अलाउंस मिलेगा? आपने 1,00,000 रुपए में गाय खरीदी थी, है ना? Now it is either dead or has become permanently useless. If you sell it, अगर आप उसको सेल करते हो और आपको 15,000 रुपये मिलता है, यू गेट 15,000 रुपीज, तो इतना डिफरेंस अमाउंट है, ये आपको एज एन एक्सपेंस क्लेम मिलेगा, डिडक्शन। यू विल बी एबल टू क्लेम द सेम एज एन एक्सपेंस। चलो, बैड डेट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ध्यान रखना, इसका थियरी आ सकता है या इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है। द डेट और लोन शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस। सिंपल है, मैंने अपने फ्रेंड को लोन दिया, पर्सनली है ना, तो उसका एक्सपेंस में बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकता। इट शुड बी इन रिलेशन टू अ बिजनेस which was carried on by assessee during the relevant previous year, and the debt should have been taken into account in computing the income। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि मैंने अगर अपने कस्टमर को गुड्स सेल किया है तो ये क्या होगा, मेरा इनकम। अगर मैं इनकम लिखूंगा तो ही मुझे सामने बैड डेट क्लेम करना अलाउड है। अगर मैंने इनकम ही नहीं लिखा है तो बैड डेट भी नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। इट मींस द डेट, जो बैड डेट है उसको एक्चुअली मैंने पहले इनकम में कंसिडर किया हुआ होना चाहिए। मींस आई शुड हैव रिकॉर्डेड द सेल्स in the income of the assessee of the previous year in which such debt is written off, or of an earliest, मतलब अगर मैं ये बैड डेट राइट ऑफ कर रहा हूँ 2019-20 में, तो उसका इनकम भी मुझे 2019-20 में रिकॉर्ड किया हुआ होना चाहिए या किसी और प्रीवियस ईयर में। Amount of debt taken into account in computing the income of the assessee on the basis of notified ICDS income computation and disclosure standard to be allowed as a deduction in the previous year in which such debt or part thereof becomes irrecoverable। आपको कंफर्म हो गया कि इस कस्टमर को मैंने गुड्स बेचा था पर अब एक भी रुपया आने का चांस नहीं है, या आएगा बट कम आएगा, 30% या 40% ही पैसा मिलेगा, तो जितने अमाउंट के लिए रिकवरी इम्पॉसिबल हो गया वो आपका बैड डेट हो जाएगा। इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ बैड डेट। हम अकाउंट्स में जो प्रोविजनिंग करते थे वो पूरी अलग बात है ना। इनकम टैक्स में बैड डेट कब होगा? when it is confirmed that the amount will not be received, irrecoverable बन गया है। okay? तो हमने जो भी पढ़ा है हम उसको राइट ऑफ कर देंगे एज irrecoverable।
सो राइटिंग ऑफ इज एन एसेंशियल कंडीशन। पहले उसको इनकम में कंसीडर किया हुआ होना चाहिए तो ही उसका बैड डेट क्लेम हो सकता है। अब दो चीजें, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा है आईसीडीएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के लिए काम लगेगा, आईसीडीएस इनकम टैक्स के लिए काम लगेगा। तो कोई एक इनकम है जो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है पर इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुआ है, ओके, तो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो बैड डेट भी क्लेम नहीं होगा। If income is not recorded, then bad debt will also not be recorded. यहाँ पे इनकम रिकॉर्ड हुआ है तो बैड डेट भी रिकॉर्ड होगा उसी इनकम से रिलेटेड। ओके, पूरा उसका दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट इज द सेकंड पार्ट? डिडक्शन ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ डेट ड्यू एज बैड डेट इन द ईयर ऑफ रिकवरी टू द एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी इन द रिकवरी। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको लेना था 10,000 रुपए और आपको मिला 6,000 रुपए एज अ फाइनल सेटलमेंट, देन दिस इज अ बैड डेट। क्लियर केस, okay? Any doubts? किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं सर। ओके, चलो पढ़ते हैं। If on the final settlement of the amount recovered in respect of any debt where deduction had already been allowed falls short of the difference between the debt due and the amount of debt allowed, the deficiency can be claimed as a deduction from the income of the previous year in which the ultimate recovery of the out of the debt is made. चलो एक और चीज सिखाता हूँ, इसका थोड़ा सा या इसको हटा देते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी के पास से 50,000 रुपीज लेना है, किसी के पास से 50,000 लेना है। अभी आपको ये पता चला कि इस कस्टमर का फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ चुका है और शायद से आपको सिर्फ 60% ही मिलेगा, तो मतलब ये तो कंफर्म है कि आपका 40% पैसा डूब चुका है, बराबर। Your 40% amount is anyway lost। तो जिस तक आपको यहाँ पे डाउट अराइज हुआ तो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया और इसको पीएनएल में से माइनस भी कर दिया, ओके। जब अल्टीमेट रिकवरी हुआ, whenever ultimate recovery is made, तो आपको एक्सपेक्टेशन था कि 30 मिलेगा पर मिला 28, तो कितना लॉस हुआ और 2000। एज सच लॉस कितना है? 50 और 28, इसके बीच का डिफरेंस। माय टोटल लॉस इज 22, ऑफ विच व्हाट इज ऑलरेडी अलाउड 20,000, और अब कितना अलाउ होगा?
2000. This is what is written in this section. Okay. Recovery of a bad debt subsequently, इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? बैड डेट रिकवर्ड. तो अगर आपको जब बैड डेट हुआ था तब डिडक्शन मिला था, यू क्लेम द डिडक्शन फॉर बैड डेट, और अब रिकवरी हो रहा है, देन इट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स. क्वाइट लॉजिकल. जब बैड डेट हुआ और आपने डिडक्शन क्लेम किया था, इनकम में से माइनस किया था, तो जितने सालों के बाद आए पैसा, 2 साल के बाद आए, 5 साल के बाद आए, बिजनेस एग्जिस्टेंस में हो चाहे ना हो, बट अगर आपका रिकवरी हुआ, कोई कस्टमर आपको 5 साल के बाद भी पैसा देने वापस आता है, देन इट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स. तो उसका हेडिंग भी कौन सा होगा? बिजनेस इनकम. whether your business is in existence or not. Expenses on family planning by a company. देखो अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप करता है तो नहीं, इसके लिए होना चाहिए. कौन करेगा ये? कंपनी. किसके लिए करेगा? प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स द एम्प्लॉइज will be allowed as a deduction. तो what kind of family planning expenditure, कौन सा खर्चा करना है? अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, then 1/5 every year. आपने 5 लाख रुपए का खर्चा किया विच इज ऑफ अ कैपिटल नेचर, तो हर साल 1 लाख रुपए अलग होगा. सिर्फ किसको अलाउड है? कंपनीज को, नॉट टू एनी अदर एसएससी. ओके. अगर आपका किसी एक ईयर में इनकम कम है तो आप ये एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाते, मतलब मेरा इनकम हुआ 80,000 और मेरा लॉस है, एक्सपेंडिचर है 1 लाख ना, 1/5, तो कितना होगा? 20,000 लॉस. दिस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड जस्ट लाइक एनी अदर लॉस.